देश दुनिया की सारी बड़ी खबर आगे सबसे बड़ी आपको बताएंगे, जहां पर जिस बात का डर था दोस्तों बिल्कुल वही कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए कोर्ट पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और किस तरीके से ये मामला मुस्लिम समाज से जुड़े हुए वक्फ को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में राहुल गांधी ने किया वादा निभाया और इसके बाद राजस्थान के कारीगरों से की मुलाकात। दोस्तों इसे लेकर वीडियो जारी कर दिया गया है। इसी के साथ में अखिलेश यादव के निशाने पर आया बीजेपी का नेता और सांसद निशिकांत दुबे। दोस्तों अखिलेश यादव ने मात्र 10 मिनट की दी धमकी और इसके बाद इस मामले को और आगे ले जाने की कही है बात। दोस्तों क्या होगी इन पर बड़ी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई, बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। दोस्तों वहीं पर एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं वह कानून के अंदर जबरदस्ती का परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया और वह कानून में बदलाव करके वक्फ को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाना चाहिए और इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के एक बार फिर से गठन को लेकर मामला काफी ज्यादा विवाद वाला हो गया है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी और चुनौती दी है। दोस्तों और बीजेपी ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को केवल धर्म के आधार पर यानी मजहब के आधार पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड सिर्फ मस्जिदों तक सीमित नहीं है। वक्फ के प्रमुख ने भी कहा कि ये कानूनी कायदे का पूरी तरीके से पालन के तहत किया गया काम है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड का एक बार फिर से गठन करने यानी दोबारा से वक्फ बोर्ड को बनाने का फैसला लिया। दोस्तों लेकिन जो 2025 के कानून में बदलाव किया गया था दोस्तों उसके तहत इस पूरे बदलाव को अमली जामा पहनाया गया। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश पहला एक राज्य बना है जिसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाया गया है दोस्तों, और 10 लोगों की ये पूरी कमेटी है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की, जिसके अध्यक्ष सनवर पटेल है और मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को इसका हिस्सा बनाया गया है जो कि नॉन मुस्लिम है। और गैर मुस्लिमों को बोर्ड का मेंबर बनाए जाने को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। और मध्य प्रदेश के भोपाल से कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वक्फ अधिनियम से जुड़ा हुआ ये पहला मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के बावजूद 2025 के कानून का इस्तेमाल करके गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड के अंदर नियुक्ति की गई है, यानी जबरदस्ती का वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को डाला जा रहा है। और जब सबको पता है कि बीजेपी सरकार ने 2025 के अंदर वह कानून को लेकर बड़ा बदलाव किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जब किसी नियम कायदे कानून पर सुनवाई कर रहा होता है तो उसको लागू नहीं किया जाता और इसीलिए वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए 2025 के नियम को अभी लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुनवाई चल रही है। ऐसे में दोस्तों पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे कि जब मामले की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है तो इस नियम का इस्तेमाल करके गैर मुस्लिमों की नियुक्ति वक्फ बोर्ड के अंदर कैसे की जा सकती है और इस पर कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पलटा जाएगा दोस्तों। यानी अकेले बीजेपी के मध्य प्रदेश की सरकार है जो वह कानून 2025 के आधार पर फैसला ले रही है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है दोस्तों। यानी मामला कोर्ट में लंबित है यानी पेंडिंग चल रहा है, इसके बावजूद हड़बड़ी में फैसला लिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों के अधिकार को छीनने और गैर मुस्लिम समाज के लोगों का नाम जोड़कर कहीं ना कहीं सरकार अपना कंट्रोल करना चाहती है, अपना पकड़ बनाना चाहती है वक्फ बोर्ड पर। और आप लोग जानते हैं दोस्तों की वक्फ से जुड़ी हुई जमीन पर किन लोगों की गंदी नजर है और उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजस्थान के पुष्कर के दौरे पर पहुंचे थे दोस्तों। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो जारी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे जहां पर उन्होंने बसों की बॉडी बनाने वाले लोगों से यानी कारोबारी से मुलाकात की दोस्तों। और राहुल गांधी के पूरे वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बस बॉडी बनाने वाले कारीगरों से बातचीत कर रहे हैं और डिटेल में जानकारी ले रहे हैं, जिसमें उद्योग की चुनौतियां और सुरक्षा के जो मानक है और सरकार की जो नीति है उसमें जो बदलाव किया गया और जिस कारण से आम जनता और खासकर कारोबारी परेशान है, सारी बातों की चर्चा की गई है दोस्तों। 1 जून को पुष्कर से लौटते वक्त गंगवाना के अंदर एक फैक्ट्री में राहुल गांधी पहुंचे थे और उसका वीडियो अभी ये जारी किया गया है। इस बॉडी निर्माता ने बताया कि जो बसों में आग लगने की घटना होती है वो गाड़ी के कारण होती है, यानी गाड़ियों के इंजन के कारण होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। लेकिन इसका आरोप उन लोगों पर लगाया जाता है जो लोग मॉडिफिकेशन का काम करते हैं और मॉडिफिकेशन का काम करने वाले बिल्डरों पर आरोप लगाकर इस काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, जबकि
कंपनियों की फैक्ट्री निर्मित बॉडी में फाइबर फ्रंट का उपयोग करते हैं, जो दुर्घटना के स्थिति की अपेक्षाकृत जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है। बॉडी मेकर्स ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि मॉडिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है, जबकि विदेशी कंपनियां विशेषकर वोल्वो को इससे ज्यादा फायदा हो रहा है। और उनका कहना था कि यदि स्थानीय उद्योग को भी समान अवसर मिलेगा और संरक्षण मिलेगा तो भारत के अंदर भी बस बॉडी के निर्माण उद्योग में अधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा और पर्याप्त सरकारी समर्थन मिलने से पारंपरिक उद्योग भारत के अंदर आगे बढ़ेगा। लेकिन पारंपरिक उद्योग को दबाया जा रहा है राहुल गांधी के साथ, और इस मामले को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले 3-4 दिनों से अखिलेश यादव एक ही बात सुन रहे हैं, और वो बात ये है दोस्तों कि अयोध्या के अंदर चंदा चोरी के मामले में पकड़े गए कई सारे लोगों में एक टिन्नू यादव नाम का व्यक्ति है। टिन्नू यादव नाम का व्यक्ति क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी वो यादव समाज से आता है दोस्तों, तो उसका नाम अखिलेश यादव से जोड़कर बार बार दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव के संपर्क में था और चंदा चोरी के मामले को लेकर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। और बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को ही सीधे अपने निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेष अधिकार होता है उतना ही विशेष अधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा और सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम बीजेपी के सांसद को 10 मिनट का टाइम देते हैं कि वो अपने झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर ले, अन्यथा उसके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी चेतावनी की धमकी देते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग भ्रम पैदा कर रहे, झूठ फैला रहे हैं, वे लोग तुरंत अपना पोस्ट डिलीट मारे, यानी सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जब कचहरियों के चक्कर लगाएंगे तब इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी पार्टी इनकी मदद के लिए नहीं आएगी। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के समर्थकों को लगता है कि भाजपा के नाम पर जो चाहे पोस्ट कर देंगे, अखिलेश यादव या विपक्ष के किसी भी नेता पर किसी भी तरीके के झूठे आरोप लगा देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने चेतावनी साफ तौर पर साफ शब्दों में भेज दी है दोस्तों। और ऐसे में बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे के ऊपर मुकदमा दायर होना तो पूरी तरीके से तय है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों छोटे छोटे दावे करने वाले लोगों के बारे में। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विदेश नीति को लेकर सवाल पूछो दोस्तों तो केवल एक ही बात बोलते हैं कि भारत की विदेश नीति इसलिए अच्छी है क्योंकि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग अच्छी हो गई है। ऐसा दावा किया जाता था कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 72-75 पहुंच गई है और इसे भारत मजबूत हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों की भारत की पासपोर्ट रैंकिंग अभी घटने की जगह, यानी यूं कहिए कि मजबूत स्थिति होने की जगह अब और ज्यादा भद्दे स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों, बुरे स्तर पर पहुंच गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर सवाल खड़ा किया। आपको बता दें कि मोदी सरकार की नीति की वजह से वैश्विक साख भारत की गिर गई है दोस्तों। खड़गे ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की नीति को जिम्मेदार बताया। खड़गे ने एक्स पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2018 की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि प्रधानमंत्री 2018 में कहते हैं कि मौजूदा रैंकिंग उन दावों का समर्थन नहीं करती। उन्होंने 2018 में दावा किया था कि विदेशों में यात्रा करने और रहने वाले लोग भारतीय पासपोर्ट के समान और ताकत को जानते हैं। ताकत कहां दिखती है उसके तथ्य उनके दावों से गलत साबित होते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे थे कि इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग अच्छी हो गई है और दुनिया भर के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, तो हकीकत यह है दोस्तों कि पहले 2013 में कांग्रेस पार्टी के टाइम में ये पासपोर्ट रैंकिंग 74 हुआ करती थी, जो 2 जून 2026 में घटकर 80 स्थान पर पहुंच गई दोस्तों, 80वें स्थान पर पहुंच गई। और ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के मुताबिक ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2026 में बहुत खराब यानी 125वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी लगातार खराब स्थिति होते चली जा रही है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है आप लोग जानते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर उठते सवालों के बीच में सोमवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होती है दोस्तों। इसमें चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। उनकी जगह पर मंदिर ट्रस्ट की अंतरिम जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी कृष्ण मोहन को दे दी जाती है दोस्तों। मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के लिए फैसलों की जानकारी मीडिया के सामने कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने की दोस्तों। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद के बीच में सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की अहम मीटिंग हुई और इस बैठक के पहले ही कथित तौर पर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के पोस्ट पर से चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ दोस्तों। और इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की मीटिंग में चर्चा हुई। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि इस्तीफे को तुरंत मंजूर कर लिया गया है और गोविंद देवगिरी ने बयान जारी किया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी खुद इस मामले में सवालों के घेरे में है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो कोषाध्यक्ष है, जिसका काम ही पैसे का मैनेजमेंट का है और जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वो
चंपत राय के इस्तीफे की बातें कर रहा है या किसी दूसरे के इस्तीफे की बातें कर रहा है। उनका इस्तीफा तो होना ही चाहिए था, लेकिन कोषाध्यक्ष का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अब इस मामले को लेकर सवाल तो उठते ही हैं दोस्तों, लेकिन इस मामले पर कहीं ना कहीं कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में सचिन गुप्ता ने एक बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पत्रकार बताते हैं कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच में 70 बार कुछ कर्मचारी सीसीटीवी में नोटों की गड्डी को अपने जूते और कपड़े में छिपाते हुए दिखाई दिए। चंपत राय का सहयोगी टिन्नू यादव गिनती का प्रभारी नहीं था, लेकिन दान पत्रों की चाबियां उसके पास हुआ करती थी। हुंडी से पैसा बक्से में बंद करके गिनती के लिए भेजा जाता था। कौन सी हुंडी से कितने बॉक्स आए हैं, कितने की गिनती की गई है, कितने बचे हुए हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पैसे के अलावा लोगों को चीजें दान करते हैं, उसकी रसीद, वजन, फोटो जैसी प्रक्रिया में कमियां थी। एसआईटी की 9 पन्ने की रिपोर्ट में एक भी जगह चंपत राय बंसल का नाम नहीं है। गणना से यानी गिनती से जुड़ी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर थी, इसलिए उनकी लापरवाही मानी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि चंपत राय का नाम कहीं पर क्यों नहीं जोड़ा गया? कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सबके ऊपर कार्रवाई जो एक तरफा की जानी चाहिए और उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद जो निर्दोष है उनको वापस नियुक्त करना चाहिए। लेकिन यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आप भी मानते हैं कि चाहे कोषाध्यक्ष हो या फिर महासचिव हो, सबके सब जिम्मेदार है और इन सबको सस्पेंड करने में क्या जा रहा है और एक नई कमेटी बनाकर नए लोगों को बिठाकर जांच पड़ताल पूरा होने के बाद अगर ये लोग दोषी नहीं है तो इनको वापस नियुक्त कर देना चाहिए। लेकिन जांच पड़ताल होते वक्त इन लोगों को हटाने में क्या आफत आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका कोई जवाब अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के अंदर यूट्यूबर रावण को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 30 जून से अब तक ये उनकी 5वीं गिरफ्तारी है। आरोप है कि रावण ने 25 नवंबर 2025 को एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, जिसमें प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की तारीफ की गई थी और इसी बात को लेकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ दोस्तों राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर संघ से पूछे जा रहे सवाल पर अब बीजेपी के सांसद विवादित बयान देते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़ा किया, तो अब इस पर सियासत तेज हो गई है दोस्तों। बुरहानपुर पहुंचे खंडवा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि अगर कोई भी आरएसएस के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली और हाथ तोड़ देंगे। बीजेपी के सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिग्विजय जी क्या कहते हैं, और ऐसी बातें कहकर उन्होंने खुद का और उनकी पार्टी का भी सत्यानाश किया हुआ है। जो लोग कभी भगवान राम और राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, प्रभु श्री राम ने उनकी पार्टी की क्या स्थिति करके रख दी है। उनका मन काला है, उनको हर समय हिंदू समाज के ऊपर उंगली उठाने में आनंद आता है, तो राम जी उनको सद्बुद्धि दे, उनका जो बेड़ा पार हुआ है वो ऐसे ही होता रहे। अब इस मामले पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा गया है, यानी चुनाव लड़वाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर बांकीपुर के गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं और आम जनता से खुद पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों, और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। पूरा उनका बांकीपुर पर ध्यान है और बांकीपुर के उपचुनाव के अंदर प्रशांत किशोर चुनाव जीतना चाहते हैं दोस्तों। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत जाते हैं तो ये उनके लिए राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा मामला सामने आएगा, क्योंकि बांकीपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अमूमन चुनाव जीती आई है और बीजेपी के नेता नितिन नवीन को यहाँ पर भारी समर्थन मिलता आया है दोस्तों। अगर स्थिति पलटी, जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा जताई जा रही है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के लोग और प्रशांत किशोर खुद मौजूद है दोस्तों। क्योंकि अगर बहुत सारी सीटें होती और प्रशांत किशोर अलग अलग सीटों पर जाते तो हो सकता है कि उस तरीके के नतीजे नहीं आते, लेकिन क्योंकि एक ही सीट है दोस्तों, चुनाव लड़ाना जानते हैं प्रशांत किशोर, खुद चेहरा बन चुके हैं, तो हो सकता है कि इस बार कुछ बड़ा कर दे प्रशांत किशोर इस सीट पर दोस्तों। जो भी अपडेट आती रहेगी इस मुकाबले को लेकर सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी की सरकार मिलकर पूरी तरीके से एसआईआर के मामले को लेकर आम जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने वकीलों की एक पूरी फौज तैयार रखी हुई है दोस्तों, जिनका काम है कि एसआईआर में अगर किसी का नाम कटता है तो तत्काल उसको मदद पहुंचाई जाए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार से एक बड़ी अपील की है दोस्तों। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी सरकार से कहा है कि उनको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रह रहा है तो वो 100% वहीं पर रह रहा है, इस बात की जानकारी सबके सामने आ जाए। और कहीं ना कहीं दोस्तों एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जो डिमांड की है, जो मांग की है कांग्रेस पार्टी सरकार से, अगर इस पर तुरंत काम किया जाएगा तो एक तरीके से पीआरसी जारी कर दिया जाएगा। अगर पीआरसी जारी कर दिया गया तो फिर ये एसआईआर में एक डॉक्यूमेंट के तौर पर, यानी एक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और वो जो पुराने लफड़े हैं जिसमें अलग अलग तरीके के दस्तावेज जुटाने की बातें हैं दोस्तों, अभी तो पासपोर्ट को भी भारत की नागरिकता के तौर पर नहीं माना जा रहा, तो कौन कौन से दस्तावेज जुटाए जाएंगे, ये तो अलग ही तरीके का संघर्ष। और इसीलिए उन्होंने वकील
वकीलों की पूरी फौज उतार रखी है। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी सरकार से पीआरसी जारी करने के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी करने की मांग कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ देखते हैं क्या कदम उठाया जाता है। वहीं पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता दोस्तों जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मीडिया भारत की बेइज्जती नहीं करवाई हो। एक और मामला सामने आता है जहां पर ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे से जुड़ी हुई एक अपडेट देते हुए एनडीटीवी पर बताया जाता है कि खामनेई के अंतिम विदाई के बीच 3000 कब्रें तैयार, यानी दावा किया गया कि इतना बड़ा शो था, इतना बड़ा इवेंट था कि उसमें 3000 के आसपास लोग मारे गए। और इसमें दावा किया गया कि गर्मी के कारण, भगदड़ के कारण और चारों तरफ जो अव्यवस्था थी, जो पूरी तरीके से अफरा तफरी जैसी स्थिति थी, उस कारण से 3000 के आसपास लोग और मारे गए। पूरे दावों पर ईरान का जो एम्बेसी है दोस्तों भारत के अंदर, जो ईरान का उच्चायुक्त है दोस्तों, उसने जवाब देते हुए कहा कि भारत के अंदर कई सारी मीडिया में ये रिपोर्ट दावा किया जा रहा है कि 3000 के आसपास लोग ईरान में मारे गए हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। ऐसी कहीं कोई जानकारी हमारे पास नहीं है और लोगों के मारे जाने का जो दावा है वो पूरी तरीके से गलत है, फेल है। इस पर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं कि जब तक देश को टीवी मीडिया ईरान के साथ संबंध को पूरा खत्म नहीं कर देगा तब तक इनका मकसद पूरा नहीं होगा। यानी दोस्तों भारत और ईरान के जो रिलेशन है, जो संबंध है, ताल्लुकात है, वो अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ गोदी मीडिया वाले हैं दोस्तों वो इस तरीके का माहौल बना देते हैं जिससे कहीं ना कहीं ईरान और भारत के ताल्लुकात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसे भारत का ही बड़ा नुकसान है क्योंकि ईरान से भारत को अच्छा खासा तेल मिलता है दोस्तों। अब अमेरिका और ईरान के बीच में डील के बाद तो भारत को तेल खरीदने की इजाजत मिल गई है ईरान से, तो इसका मतलब अच्छा खासा भारत तेल ईरान से खरीद सकता है। और ग्वादर में भारत ने हजारों करोड़ का निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया वाले कुछ एक क्लिक के लिए यानी कुछ एक पैसे के लिए इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं जिसकी जितनी आलोचना की जाए दोस्तों उतनी कम है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नितिन नवीन तो जो सो है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो हैं आप, इस पर जवाब क्यों नहीं देते। हुआ ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेता नितिन नवीन की तारीफ करते हुए जो एक बड़ा सा पोस्ट लिखा गया था उसको साझा किया और लिखा कि ये सादगी और सरलता हर भाजपा के कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भाजपा में बढ़ रही परिवारवाद को लेकर सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन नेताओं के बेटे को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और बीजेपी पर पूरी तरीके से भाजपा की दूसरी पीढ़ी का कब्जा होते चला जा रहा है, यानी परिवारवाद बीजेपी में बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। इसीलिए बीजेपी ने केवल एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और यह दिखाने की कोशिश की कि नितिन नवीन जो बिहार के एक छोटे से इलाके से आते हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि नितिन नवीन खुद परिवारवाद के तहत है दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको बीजेपी में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि मोदी और शाह ने नितिन नवीन को आगे किया है दोस्तों, तब वो चाहते हैं कि नितिन नवीन का सम्मान बीजेपी के अंदर बढ़े। और सम्मान बढ़ाने के लिए जरूरी है कि मोदी और शाह की तरफ से बार बार नितिन नवीन की तारीफ की जाए दोस्तों। कुछ ऐसा ही होता है और नरेंद्र मोदी नितिन नवीन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सादगी और सरलता हर बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि नितिन नवीन जो है सो है, लेकिन आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों को खुलेआम क्यों बचा रहे हैं? कहां है आपकी सीबीआई और ईडी? यानी विपक्ष के लोगों पर तो सीबीआई और ईडी लगातार एक के बाद एक लात दी जाती है, लेकिन जब मामला यहाँ पर जुड़ा हुआ सामने आया है तो कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसी बात की आलोचना कर रहे हैं। और आप लोग मानते हैं दोस्तों की आलोचना बिल्कुल की जानी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ कन्हैया कुमार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया दोस्तों। देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई की तरफ से किए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और पेपर लीक माफिया से जो उनके संबंध है इसकी जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था मोदी सरकार ने आईसीयू के अंदर डाल दी है, पहुंचा दी है। ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी देश भर के छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सके। उनका कहना है कि इसी उद्देश्य से राहुल गांधी राजस्थान में कोटा में छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच में प्रस्तुत हुए और उन्होंने अभियान को हवा दी। ऐसे में राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्र ज्यादा से ज्यादा अभियान से जुड़े और कांग्रेस पार्टी छात्रों के लिए ही अभियान चला रही है। छात्रों की गूंज अभियान और शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल है देश के अंदर, जिस पर बीजेपी के लोग कन्नी काट रहे हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी नितिन नवीन की तारीफ कर रहे थे दोस्तों, तो लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर पेपर लीक के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, चंदा चोरी के मामले पर एक शब्द नहीं बोलते और 15 के आसपास बच्चों ने अपनी जान गंवा दी पेपर लीक के कारण, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता।
का एथेनॉल के मामले को लेकर आम जनता इतनी ज्यादा प्रताड़ित है, सोशल मीडिया पर हर कोई बीजेपी को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके बावजूद एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, और नितिन नवीन जिन्हें कठपुतली कहा जाता है भाजपा का, उस पर तुरंत पोस्ट कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए यानी एक तरीके से तंज कसा जा रहा है कि ये है देश के प्रधानमंत्री जो असली मुद्दों पर नहीं बोलते लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आराम से बोल देते हैं। साथ ही साथ पवन खेड़ा ने बीजेपी के नेता पर कार्रवाई की मांग की है, नितिन नवीन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये की उत्तर प्रदेश के अंदर नितिन नवीन गए थे दोस्तों प्रचार करने के लिए, और नितिन नवीन के प्रचार रथ के सामने भगवान हनुमान की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचाया जा रहा था जिसके हाथ में बीजेपी का झंडा था। दोस्तों इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि भगवान राम से चंदा चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, फिर भी बेशर्म खुद को हिंदू बताएंगे। ये कोई पार्टी नहीं, पाखंड की दुकान है और इसीलिए इन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और बात सही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी लोग जो हिंदू समुदाय से आते हैं उनको भी भाजपा वाले ये कहने लगते हैं कि इनको हिंदू समाज और उनके भावनाओं पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, यानी भाजपा वाले तय कर रहे हैं कि कौन हिंदू है नहीं है। इसी बात को लेकर पवन खेड़ा ने जोर से इस मुद्दे को उठाया है जो एकदम सही बात है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर यूथ कांग्रेस के द्वारा अलग अलग जगह पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम अब धीरे धीरे करके मोमेंटम पकड़ता जा रहा है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी आने वाले दिनों के अंदर कई बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जुटा के ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत